ऑलराइट, लेट्स बिगिन। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल में लास्ट टाइम जो है एग्जांपल 5 तक कवर अप कर लिया था। एग्जांपल नंबर 6 की जाने बढ़ते हैं। और एग्जांपल नंबर 6 में उसने पूछा है डिटरमिन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P1, 1 to the circle center C with equation x square plus y square plus 6x minus 8y plus 21 equals to 0. Equation of the circle has been given in the expanded form. जब इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्सपैंडेड फॉर्म में गिवन होता है, जब इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्सपैंडेड फॉर्म में गिवन होता है तो हमें x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर को एक्सपैंड करके एक्सपैंडेड फॉर्म ऑब्टेन करनी पड़ती है। यह हमें याद होनी चाहिए। एक्सपैंडेड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और वो एक्सपैंडेड फॉर्म पहले हम लिखते हैं, अपनी एक्सपैंडेड फॉर्म को इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो यूजुअली होता यही है कि एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो कंपेयर करने पे -2a इक्वल 6 आ जाता है। -2a को एक्स के कोएफिशिएंट से इक्वेट किया जाता है और -2b को वाई के कोएफिशिएंट से इक्वेट किया जाता है। और हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ जाती हैं। ए कॉमा बी हमारा सेंटर होता है, लिहाजा ए और बी की वैल्यूज आने के बाद सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाते हैं। राइट, दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड for finding the radius. Once we have found the values of a and b, then a square plus b square minus r square is equals to the given constant. And when we substitute the values of a and b, we are able to get the value of r. So if we have to find the coordinates of the center of the circle and to find the radius of the circle, then we can use comparing coefficient method, or we can also use completing the square method. Whichever is convenient. हमने दोनों मेथड सीखे थे अच्छी तरीके से, मैंने आपको समझाए थे। सही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है डिटरमिन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल। अब आपको एक बात बताई गई होगी, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, दिस इज यूजुअली टॉट इन ओ लेवल्स एज वेल, दैट व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, whenever you have to find the shortest possible distance from a given point to a given line, then shortest distance is always the perpendicular distance. Very good, Safa. Shortest distance is always the परपेंडिकुलर डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी पॉइंट से लेकर सर्कल तक की, तो सर्कल की बाउंड्री तो सर्कुलर है, तो यहाँ तो परपेंडिकुलर बन नहीं सकता। लाइन में तो हमें पता है कि पॉइंट से लेकर लाइन तक तो हम ऐसी लाइन का ऐसे कवर करेंगे कि परपेंडिकुलर बन जाए। बट अगर हम पॉइंट से लेकर सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक की बात करते हैं, तो भाई कहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा? सर्कल के साथ थोड़ी ना 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो फिर क्या किया जाए, कैसे निकाली जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? तो आप समझ लें कि अगर किसी पॉइंट से लेकर सर्कल तक की, सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक की आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए हो ना, तो पहले आप उस पॉइंट से लेकर सेंटर तक की, सेंटर ऑफ द सर्कल तक की शॉर्ट डिस्टेंस निकाल लें। क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आप खड़े हुए, सबसे करीब तरीन पॉइंट वही होगा जो उस पॉइंट से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस में से आर माइनस करने के बाद आएगा। मतलब अगर लेट सपोज ये सर्कल का सेंटर है जिसको सी कहा गया, और ये पॉइंट पी है जिससे सर्कल तक की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट निकालनी है, तो मैं पी से लेकर सी तक की डिस्टेंस निकाल लूंगा। और उसमें से ये वाली जो वैल्यू जो कि रेडियस होगी यकीनन सेंटर से सर्कमफ्रेंस वाली वैल्यू, इसको माइनस कर दूंगा। तो ये लेट सपोज अगर एक्स है तो मेरे पास पी एक्स आ जाएगा, पी एक्स आ जाएगा जो कि मेरी शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगी। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, बट यहाँ तो नहीं निकाल सकते, तो मैं उस पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस निकाल के अगर रेडियस माइनस कर दूं तो मेरे पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस आ जाएगी। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी होने चाहिए, एंड आई शुड बी हैविंग द रेडियस ऑफ द सर्कल एज वेल। आई शुड हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर along with the radius, then only I can find the shortest possible distance from a given point to the circle. अच्छा, पॉइंट से सर्कल तक की डिस्टेंस का मतलब है पॉइंट से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज बेसिकली द सर्कल का तो सर्कमफ्रेंस होता है। तो सर्कमफ्रेंस में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लिहाजा कौन सा ऐसा पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पर जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस पर है? तो इन तमाम पॉइंट्स में से मुझे तो किसी के भी कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। अगर मुझे किसी पॉइंट के सर्कमफ्रेंस पे कोऑर्डिनेट्स पता चल जाते तो मैं उसकी डिस्टेंस निकाल लेता, लेकिन मुझे तो नहीं पता चल रहे, और मुझे तो ये नहीं पता कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कौन सा पॉइंट है। लिहाजा जिस पॉइंट से सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक की शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस निकालनी है, उस पॉइंट से लेकर उस सर्कल के सेंटर तक की डिस्टेंस निकाल के उसमें से रेडियस माइनस कर दो, तो आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस का पता चल जाएगा। स्टेप्स आर रिटन एंड आई एम रीडिंग दैट वंस अगेन। स्टेप नंबर 1, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Whenever you have been given the equation of the circle in expanded form, first find the coordinates of center and the radius. अच्छा, बाज़ औक़ात रेडियस की जरूरत पड़ती है, बाज़ औक़ात रेडियस की जरूरत नहीं पड़ती, बाज़ औक़ात सेंटर की जरूरत और रेडियस की जरूरत दोनों एक साथ पड़ रही होती है, जैसे इस सवाल में। तो बॉटम लाइन इज एक्सपेंडेड फॉर्म से पहले आप सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस निकाल लें। उसके लिए आपको मैंने बता दिया था कि अगर आप जो है वो निकालते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू कंपेयर, राइट। कैसे कंपेयर करते हैं भाई, क्या बताया था जनाब, क्या बताया था? कहीं मैंने वर्किंग की है यहाँ पर? नहीं की? नहीं की तो कर लेते हैं। क्या बताया था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ax -2by प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -r² इक्वल 0। ये पहले आपने एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी इक्वेशन ऑफ सर्कल की, सही है। उसके बाद आपने कंपेयर कर लिया, आपने कहा एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो -2a जो है दैट विल बी इक्वल्स टू +6, एंड फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू गेट a इक्वल्स -3, a इक्वल्स टू -3, सही है। Then if I am going to compare the coefficient of y, then -2b will be equals to -8. From here you are going to get b equals to 4. a आ गया -3, b आ गया 4। लिहाजा आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यहीं पे लॉक हो गए। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई? -3, 4। सही है जी, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लॉक हो गए। देन यू हैव टू कंपेयर द कांस्टेंट। कांस्टेंट कंपेयर करना है ताकि क्या आ सके, पी एक्स निकालने के लिए पीसी में से रेडियस को माइनस करेंगे, बट पहले रेडियस निकालना होगा। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे? रेडियस निकालने के लिए आपने कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करना है, और वो आपको पता है a² + b² - r² को आपने कांस्टेंट यानी कि 21 से इक्वेट करना होगा। देन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, देन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b, एंड देन यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, and the value of r is 2. Once you have been able to find the value of r, then the formula is distance pc, पॉइंट से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस निकालें। अब यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करेंगे भाई? यकीनन डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यू विल बी यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, राइट। डिस्टेंस फाइंड करने का क्या तरीका है? डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा पी से लेकर सी तक की अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, यू विल बी यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? तो डिस्टेंस फार्मूला विल बी x2 - x1, तो 1 - -3 हो जाएगा 1 + 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 + 9 25। डिस्टेंस पीसी आ गई 5। तो यहाँ डिस्टेंस पीसी जो है फाइंड करनी थी, एंड वी हैव बीन एबल टू फाइंड इट सक्सेसफुली। डिस्टेंस पीसी आपके पास 5 आ गई। देन डिस्टेंस पी एक्स निकालने के लिए ये बात हमें पता थी कि हमें पीसी में से आर को माइनस करना था, एंड देन वी हैव बीन एबल टू सब्ट्रैक्ट the radius which is 2 from the distance PC, and we have got the shortest possible distance, that is 3 centimeters. सही है। तो इस एग्जाम्पल में मैंने जितनी वर्किंग थी पॉसिबल वो मैंने सारी आपके सामने पेश कर दी है। एग्जाम्पल नंबर 6 हैज बीन डन। इसको नोट कर लें और एक्नॉलेजमेंट दे दें। डन एंड क्लियर। वंस यू हैव नोटेड इट डाउन एंड यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड इट, देन राइट डन एंड क्लियर सो आई कैन प्रोसीड फर्दर।
नहीं नहीं, यूनिट मेंशन करने का कोई मसला नहीं होता। ये मैंने सेंटीमीटर क्यों लिखा है वैसे, सेंटीमीटर की तो यहाँ कोई लिखा हुआ ही नहीं है, ऐसे सेंटीमीटर लिख दिया है। खाली बगैर यूनिट के पी सी इक्वल पी एक्स इक्वल 3 कर दें आप। सही है। यहाँ यूनिट की कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं वैसे, क्योंकि कहीं सेंटीमीटर लिखा हुआ नजर तो नहीं आ रहा मुझे। जब डिस्टेंस जब नहीं लिखा, वो आदत के मुताबिक मैंने लिख दिया होगा। बट इट इज नॉट एसेंशियल, राइट। पी एक्स इज इक्वल टू 3। सही है। सही है हसन, ऐसी चीजें नोट किया करो, अच्छी बात है। चले जी। सर पी आपने एक्स इज वन इक्वल प्लस टू 3। थ्री क्यों लिखा? 1+3 लिखा है मैंने, कहाँ लिखा है 1+3? प्लस 1+3 स्क्वायर प्लस 1 - 4 जी स्क्वायर। ये, हाँ x2 नहीं। माइनस x1 होता है ना। हाँ ये कह रहे हो ना। हाँ, इसका प्लस थ्री तो कैसा डिस्टेंस है? फार्मूला होता है ना, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर। तो x2, अच्छा, इसको माइनस, मैंने हाँ x2 हाँ मान सही, लिया, प्लस माइनस इसको वन। x1 मान लिया, तो 1 - -3 होल स्क्वायर। ठीक ठीक है। 1+3 स्क्वायर प्लस हो हो गया, जाएगा। सही है। ठीक है। बिल्कुल सही। सही है, जब डन एंड क्लियर कर लें तो सब देख लें यस डन एंड क्लियर, तो मैं आगे बढ़ जाऊँ फटाफट, शाबाश। डन एंड क्लियर नहीं आया सबका? दिख रहे हैं कुछ बच्चे? एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, जल्दी जल्दी कर दें, शाबाश। ये कुछ लोग जो एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे, वो देने को तैयार ही नहीं है, ना हमजा के आइए ना लाइवा बासी के आइए। एक्नॉलेजमेंट दे दिया करें, कितनी दफा का है। चलें जी, एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। द डायग्राम शोज अ सर्कल, तो बता दिया करो ना जनाब, क्या आ गया समझ, डन एंड क्लियर। मुझे एक्नॉलेजमेंट मैंने कहीं देखी नहीं आपकी। सही है। अच्छा, द डायग्राम शोज सर्कल सेंटर सी विद इक्वेशन x - 7 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर इक्वल्स 25। PQ is a diameter where P is 3,9, Q is 11,3, and R 12,6 lies on the circle. So you have been given the equation of the circle in the original form, and from this form, finding the coordinates of the center and the radius is very very simple. x - 7 equals 0 से x7 आ जाता है और y6 आ जाएगा, तो 7,6 will be centered and radius will be 5, square root of 25. We all know, right? PQ is a diameter where P is 3,9 and Q is 11,3. R 12,6 lies on the circle. So the diagram shows a circle है, तो diagram देख लेते हैं। The diagram shows a circle which has a center C. The equation is given, so we can find the coordinates of center as well. So once we find the coordinates of center, center के coordinates क्या हो जाएंगे, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर। Center coordinates are 7,6 and the radius is 5. And the PQ is a diameter. We can see that PQ is a line passing through the center, so it's a diameter where P is 3,9. So we have been given the coordinates of P, 3,9. And then the coordinates of Q, 11,3. 11,3 are the coordinates of Q. Coordinates of P, 3,9. Coordinates of Q, 11,3. R, 12,6 lies on the circle. The coordinates of R also given, 12,6.
12,6, राइट? यस डेफिनेटली, अगर अगर हमें रेडियस चाहिए होगा तो हम, वैसे तो रेडियस डायरेक्ट पता चल ही रहा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज 5, बट अगर डिस्टेंस पी क्यू निकाल के हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो 5 ही आएगा डेफिनेटली। सही है, बट निकालने की जरूरत नहीं है, बट बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द रेडियस, आर स्क्वायर इक्वल्स 25 एंड आर इक्वल्स 5। सही है ना, वी ऑलरेडी हैव द रेडियस। ओके, सो देन वी आर टोल्ड शो दैट, नाउ वी हैव टू शो। एट टाइम्स व्हाट द प्रॉब्लम इज कि हमें ये समझ नहीं आता कि रिक्वायरमेंट क्या है। It's extremely important to understand the requirement of the question, what the examiner is actually trying to ask. एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर कह रहे हैं शो दैट द लाइन परपेंडिकुलर टू क्यू आर एंड पासिंग थ्रू आर गोज थ्रू पी। शो दैट द लाइन परपेंडिकुलर टू क्यू आर एंड पासिंग थ्रू आर गोज थ्रू पी। बोला एक ऐसी लाइन जो क्यू आर से परपेंडिकुलर है। अच्छा, क्यू आर से परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी बन सकती थी जो क्यू आर से परपेंडिकुलर हो, बट वो कह रहा है ऐसी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर एंड पासिंग थ्रू आर, जो क्यू आर से परपेंडिकुलर है और आर से पास भी कर रही है, मतलब ये वाली लाइन। शो दैट द लाइन परपेंडिकुलर टू क्यू आर एंड पासिंग थ्रू आर गोज थ्रू पी। परपेंडिकुलर टू आर है, परपेंडिकुलर टू क्यू आर है और आर से गुजर भी रही है। साबित करो कि ये पी से भी गुजर रही है, मतलब साबित करना है कि पी इस लाइन पे लाई करता है। हाउ कैन वी डू दैट, कैसे ये साबित किया जा सकता है? शो दैट द लाइन परपेंडिकुलर टू आर passes through P। जी, कैसे साबित किया जा सकता है? व्हाट आर द मेथड? अच्छा, ये मेथड बता दें, किसी के जहन में कोई पॉसिबल मेथड है तो बयान कर दे कि क्या वो मेथड है, किस तरह से ये साबित किया जा सकता है। हाउ कैन वी फाइंड दिस, किस तरह से इसको हम कर सकते हैं, कोई बताएगा? व्हाट इज द पॉसिबल वे? किसी के जहन में कोई मेथड है तो टाइप करके बताए। फर्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर देन सब्स्टिट्यूट एक्स वैल्यू ऑफ पी। सही है, ये भी कर सकते हैं। पूरे पी के कोऑर्डिनेट भी डाल सकते हैं हसन, और एक्स वैल्यू पी डालेंगे तो वाई आ जाएगी तो शो हो जाएगा। बिल्कुल सही है। हम्म, बाइसेक्टर ग्रेडियंट विद दैट, ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर। सही, गेट द वाई वैल्यू इज 9 से बेस्ट परफेक्ट। हसन आपने बिल्कुल सही समझाया है। हम्म, सही है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम जो है वो हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हम सॉरी क्या कह रहा था, हाँ, सबसे पहले हम क्यू आर की इक्वेशन, क्यू आर से परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनाएंगे विच इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर एंड पासेस थ्रू आर। So what we can do for that? How can we find the equation of the line? First, we are going to find the gradient of QR. सबसे पहले QR का ग्रेडियंट निकालेंगे, तो मैंने वही किया। y2 minus y1 upon x2 minus x1, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, राइज ओवर रन भी कहते हैं। ग्रेडियंट आ गया 3। अब जो QR का ग्रेडियंट आ गया उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ग्रेडियंट होगा लाइन पासिंग थ्रू R एंड परपेंडिकुलर टू QR का। So if the gradient of QR is 3, then the perpendicular and gradient will be negative 1/3. तो negative 1/3 gradient लिया और PR के coordinates इस्तेमाल किए 12,6, and then using that I can find the coordinates of I can find the equation। QR का gradient का negative reciprocal किया, negative 1/3 आ गया। Using negative 1/3 and the coordinates of R 12,6, we can find the equation of the line Q
of the line which is passing through R and is perpendicular to QR. So y minus y1 is equals to m x minus x1. y minus y1 is equals to m x minus x1. ये हमारे पास इक्वेशन आ गया. इसको प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए 3 को मल्टीप्लाई कर दिया. 3y माइनस 18 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 12. एक तरफ लेकर आ गए तो 3y प्लस एक्स इक्वल्स 30. किसी भी फॉर्म में दे सकते थे, मैंने बहरहाल इस फॉर्म में दे दिया. अच्छा, वंस यू हैव बीन एबल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन of the line that is perpendicular to QR and passes through R. Now we have to show that the point P lies on this line. तो किसी पॉइंट को साबित करना हो कि वो किसी लाइन पर लाई करता है, तो what we can do, we can substitute the coordinates of that point in the equation of the line and see if the equation is being satisfied. अगर मैं x और y दोनों डाल देता हूं तो मैं ये देखूंगा कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ रही है या नहीं. और अगर मैं सिर्फ x डालता हूं तो मैं ये चेक कर लूंगा कि x डालने पे x3 डालने पे क्या y कोऑर्डिनेट वही आ रहा है जो यहाँ p का y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है या नहीं. तो वी कैन डू लाइक दैट. x3 डालेंगे, अगर y9 आ गया तो भी साबित हो गया. या 3,9 पूरा अगर डाल देंगे और इक्वेशन की दोनों साइड्स बराबर हो गई तो भी साबित हो जाएगा. तो आई यूजुअली शो बाय सब्स्टिट्यूटिंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स. लेकिन दोनों एक्सेप्टेबल है. जो आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे कि सर x3 डालते, x3 डालने पे हमारा 30 माइनस 3 29 27 27/3 9. तो y आपका 9 आ जाएगा. आप बोलेंगे एज y is 9 when x is 3, this means 3,9 that is p lies on the line. या फिर 3,9 को इक्वेशन में डाल दें तो 3 9s are 27 plus 3 30. 30 equals 30 आ गया. अगर कोई पॉइंट लाई नहीं करता ना तो लेफ्ट साइड का आंसर कभी भी राइट साइड के बराबर नहीं आता. Because left hand side is equals to right hand side, hence shown that the point P lies on this line. दफा आपने जो मेथड यूज किया था, आपने कहा सबसे पहले आपके स्टेप्स बहुत सारे मिस भी कर गया था. वी कैन फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ क्यू आर, बिल्कुल सही है. देन फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ग्रेडियंट विद दैट. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ग्रेडियंट नहीं, परपेंडिकुलर ग्रेडियंट. बाइसेक्टर अलग चीज होती है. बाइसेक्टर होता है जो क्यू आर को बीच से काटे. तो डोंट यूज द वर्ड बाइसेक्टर ओवर हियर. देन वी फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द परपेंडिकुलर ग्रेडियंट, जो कि मैंने किया है. अगर आप वही कहना चाह रही थी तो बिल्कुल सही है. उसके बाद therefore use coordinates, thereafter use coordinates of R to find its equation. Very good, ये भी सही है. And then substitute P's coordinates to see if equation matches. बेहतरीन. यही तरीका मैंने समझाया. बस बाइसेक्टर का लफ्ज आपने गलत यूज कर लिया था, बाकी सफा एवरीथिंग वाज फाइन. अच्छा, एक बात ध्यान में रखेंगे कि एक सवाल को करने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं. जैसे अब इसमें मेथड क्या हो सकता था, मिसाल है अगर मैं P को R से ज्वाइन कर लेता हूँ. लेट्स सपोज इफ आई ज्वाइन P विद R, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. तो अगर मैं क्यू आर पी राइट एंगल ट्राइंगल मैं साबित कर दूं कि पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये बात साबित हो जाएगी. तो पी क्यू आर को राइट एंगल ट्राइंगल साबित करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ. दिस मीन्स आई कैन फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू. वो मेरे पास मौजूद है क्योंकि रेडियस 5 है तो डिस्टेंस पी क्यू 10 है. क्यू आर की डिस्टेंस निकाल लूंगा, पी आर की डिस्टेंस निकाल लूंगा. अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया तो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा. और अगर पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव हो गया कि क्यू आर पी इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये साबित हो जाएगा कि आर पी एक परपेंडिकुलर टू क्यू आर वाली लाइन है और पी से पास भी कर रही है. तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल भी पी क्यू आर को प्रूव कर सकता था. ये भी पॉसिबल मेथड है ना, कि अगर मैं पी क्यू आर को राइट एंगल ट्राइंगल साबित कर दूंगा. किसी भी ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल साबित करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना होता है. एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, इसका मतलब वो जो वर्टिसेस दिए हुए हैं, जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं. तो अगर पी क्यू और राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो बात साबित हो गई जो एग्जामिनर ने मुझसे साबित करने का कहा है. ये भी हो सकता है. अच्छा, अब इसमें एक चीज और थी, दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी सॉल्व्ड यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, राइट. अच्छा, अब ये जो तुम कह रहे हो कि मैं कौन क्या किस किस के साइमल्टेनियस इक्वेशंस की बात कर रहे हो, मतलब मैं पी क्यू का इक्वेशन निकालता, मैं क्यू आर का इक्वेशन निकाल, क्यू आर के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालता. वेरी गुड. क्यू आर का परपेंडिकुलर लाइन और क्यू पी की इक्वेशन, अगर मैं इन दोनों को सामने सॉल्व करता और पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाते, लेकिन फिर लंबी होती ना. अगर मुझे आर पी की इक्वेशन निकालनी ही है, पी आर की इक्वेशन निकालनी ही है, तो उसमें 3,9 डाल के चेक कर लूँ. अब पी आर की इक्वेशन भी निकालूं, पी क्यू की इक्वेशन भी निकालूं, सामने सॉल्विंग भी करूँ, तो बहुत लंबा हो जाएगा. सही है, कर तो सकते हैं लेकिन बहुत लंबी हो जाएगी.
करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आ जाएंगे, और अगर आ गए तो आप बोल देंगे देखो सामने सॉल्विंग का रिजल्ट, क्योंकि पी है लिहाजा पी में मिल रहे लोग। बिल्कुल सही कर सकते हैं। सही है। हाँ, मेथड्स मल्टीपल हो सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। मार्किंग स्कीम में भी बाजू का दो, बाजू का तीन, बाजू का चार चार मेथड्स भी लिखे होते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिव वन, ऑल्टरनेटिव टू, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। और जरूरी भी नहीं है कि हर मेथड हमें समझ आ रहा हुआ एमएस का। हमें जो समझ आ रहा है उसमें से हम अपना सोल्यूशन देख लें। हाँ, कभी दिल चाह रहा हो दो तीन मेथड देखने का तो देख लें। बाजू का कुछ मेथड बहुत डिफरेंट होते हैं, वो इतने आसानी से समझ भी नहीं आ रहे होते, क्योंकि हर बच्चा अपनी रॉकेट साइंस लगा के कर रहा होता है। तो एग्जामिनर क्या करता है, इनिशियली उसकी मार्किंग स्कीम देखोगे ना, तो उसमें तो ये चीज़ नहीं केटेड होती। लेकिन जब वो पेपर चेकिंग के बाद मार्किंग स्कीम अपडेट करता है ना, जो हमारे पास आती है ना, वो अपडेटेड होती है। तो उसके मुताबिक जो है उसमें बड़ी फंटरगिरियां करते हैं बच्चे, तो वो अलग अलग मेथड्स वहीं से निकालता है एग्जामिनर। तो हमने तो इतने पेपर्स चेक नहीं किए होते ना, तो हमें तो नहीं पता कि कौन क्या दिमाग लगा रहा है। तो एग्जामिनर अपने दिमाग से हर चीज को डील करता है, उसका काम ही ये। सही है। ये एग्जाम्पल नंबर 7 मुकम्मल हो गया। इसको आप कॉपी भी कर चुके होंगे, या नहीं किया तो कर लें, और मुझे लिख दें क्लियर एंड डन, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। तब कहाँ से आप हेयर और सी करेंगी जब तक कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं रुका हुआ था, क्योंकि बच्चों ने टर्न और क्लियर की एक्नॉलेजमेंट देनी थी। नाउ व्हेन आई गॉट इट, आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। चलें, एग्जाम्पल नंबर 8 की जाने बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 हैज बीन डन। द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर, द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर, द पॉइंट्स पी Q and R have coordinates 0, 2, 4, 0 and 8, 8 respectively. Show that PQR is a right angle triangle. अब देखिए, जो चीज मैं ऊपर वर्किंग में बता रहा था वो यहाँ पूछ लिया गया। Show that PQR is a right angle triangle. तो ये बात मैं अभी बता ही चुका हूँ पहले से, कि ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जब भी कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, whenever a triangle is a right angle triangle, then we have to show that, हमें साबित करना है जब भी एक ट्राइंगल राइट एंगल है, एंड वी हैव टू शो दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ensure that we find all the lengths, we have to ensure that we find all the lengths, and then we satisfy Pythagoras theorem. Whenever we have to show that a triangle is a right angle triangle, we have to find all the lengths, and we have to ensure that we satisfy that we apply the Pythagoras theorem. H square equals b square plus p square. If the square of the longer side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then this means the Pythagoras theorem is being satisfied, and therefore the coordinates are the vertices of a right angle triangle. जब भी आपको साबित करना हो कि तीन कोऑर्डिनेट्स राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, तो आपने तीनों लेंथ्स निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना है। अगर सेटिस्फाई हो गया तो राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं हुआ तो नहीं है। तब हमने क्या किया, सबसे पहले मुझे क्या पता कौन सी वर्टिसेस राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, कौन सी नहीं है। yes we will be finding the distance of points through distance formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। तो अब देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, डायग्राम को तो बनावा नहीं, डायग्राम को बाद में देखते हैं। तो पहले यहाँ देखें, सबसे पहले इसको मैं बिल्कुल थोड़ा सा
बीच में नहीं बना हुआ ना पी क्यू आर, मैं इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, आपको बताता हूँ कैसे हम पहुंचेंगे यहाँ तक, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैं पूरा ही मिटा देता हूँ, इसको नए सिरे से बनाता हूँ। हमने सबसे पहले सर्कल बनाया, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अच्छा देखें, तो पी क्यू की लेंथ आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला दिखाया नहीं, आप तो वर्किंग दिखाओगे ना। तो पी क्यू की डिस्टेंस कैसे होगी, 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर इज 16 एंड 2 स्क्वायर इज 4, 16 + 4 इज 20, √20 आपकी डिस्टेंस पी क्यू आ गई। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना। ओके, देन यू अप्लाई ऑन क्यू आर, तो 8 - 4 होल स्क्वायर इज 16, 8 - 0 होल स्क्वायर इज 64, √80 आ गया। अच्छा, पी आर की डिस्टेंस निकाली, तो 8 - 0 होल स्क्वायर 64, 8 - 2 होल स्क्वायर इज 36, √100 हो गया, √100 इज 10। So we will be applying distance formula to find the distance PQ, the distance QR, and the length of PQ, the length of QR, and the length of PR. सारी लेंथ्स को हम फाइंड करेंगे, सही है, तीनों लेंथ्स को हम फाइंड करेंगे, PQ की भी, QR की भी और PR की भी। ओके, वंस वी हैव फाउंड ऑल द लेंथ्स, उसके बाद क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। इन सब में लॉन्गेस्ट कौन सी है, √100, ये √100 है ना, √100 वाली साइड मेरी लॉन्गेस्ट है, राइट। तो √100 वाली साइड इज माई लॉन्गेस्ट साइड, √100। तो अगर √100 का लेंथ 10 है, तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू है √20, √20 का स्क्वायर, क्यू आर है √80 उसका स्क्वायर, यहाँ से 20 आया, यहाँ से 80 आया, यहाँ से 100 आया, 100 इक्वल्स 100, वाओ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एल एच एस ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, मतलब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया। As the Pythagoras theorem is being satisfied, therefore P, Q, R are the vertices of a right angle triangle. P, Q, and R are the vertices of a right angle triangle, and therefore the triangle PQR is right angle. Right angle किस पे बनेगा, पहले ये समझना जरूरी है कि राइट एंगल P पे बनेगा, Q पे बनेगा या R पे बनेगा। ये कैसे पता चलेगा जनाब कि राइट एंगल कहाँ बनेगा। P तीन एंगल्स है ना, P, Q, R, इसमें से कौन सा वाला एंगल राइट एंगल होगा, P वाला, Q वाला और R वाला, और क्यों, वाई, रीजन के साथ बताएं। एंगल P 90 होगा या एंगल Q 90 होगा या एंगल R 90 होगा, कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा। अगर मैं विजुअलाइज करता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ, तो कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा। नहीं, कौन सी, जैसे तीन एंगल है ना, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, आप नाम बताओ, विच एंगल विल बी 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट होता है, ये तो पता है, लेकिन उसका नाम बताओ। एंगल पी होगा या एंगल क्यू होगा या एंगल आर होगा, अलॉन्ग विद द रीजन। ये खाली एंगल ही बता दे चले। ये कैसा रीजन है, सफा समझ नहीं आई बात। यस ईसा, यू आर राइट। देखिए सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, पी आर। नहीं नहीं, एक्स और वाई सेम होने से कुछ नहीं होता, कोऑर्डिनेट सेम होने से कुछ नहीं होता, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होने से कोई एंगल सेम एंगल 90 डिग्री नहीं बन जाता, ऐसी कोई कहानी नहीं है। सफा वो तो दो दो पॉइंट्स हो ना, दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो तो वर्टिकल लाइन बनती है, दो पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट सेम हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 90 डिग्री बनाती है। सही है, वेरी गुड हसन, वेरी गुड हमजा, यस एंगल क्यू, वाई, बिकॉज पी आर इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो पी आर के सामने जो एंगल होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट होगा, और पी आर के सामने क्यू एंगल होगा। तो मैंने यहाँ बनाया, लेट सपोज मिसाल है, अगर मैं ये बना लेता हूँ, सही है। अच्छा, अब जो है कोई सेंटर मैंने मार्क कर दिया, लेट सपोज। अब सवाल ये पैदा होता है, कहाँ 90 बन रहा है भाई, एंगल, एंगल। अच्छा, ये अब देखें यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने, मुझे ये बात समझ आ गई कि ये जो, जैसे ही मैंने 90 डिग्री बनते हुए देखा ना,
कि आर पे 90 बन रहा है, मुझे एक और चीज की घंटी बजी। पता है क्या घंटी बजनी चाहिए कि ये 90 कैसे बन रहा है, एंगल क्यू 90 कैसे है ना, ये फौरन घंटी बजनी चाहिए। या एंगल क्यू 90 है, 90 कैसे, ये तो पता चल गया। लेकिन अगर एंगल क्यू 90 है तो इससे हुआ क्या, इससे क्या पता चला, इससे पता चलना चाहिए था पी आर डायमीटर है। पी क्यू आर अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और क्यू पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो इससे क्या पता चलना चाहिए था कि पी आर कोई नॉर्मल कॉर्ड नहीं है बल्कि डायमीटर है। क्यों डायमीटर है, क्योंकि सिर्फ डायमीटर के पास ही सलाहियत है कि वो सरकमफ्रेंस में 90 का एंगल बनाए। एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज 90 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज 90 डिग्री। डायमीटर जब एंगल सब सरकमफ्रेंस पे सबटेंड करता है तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सही है, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर एट द सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। लिहाजा जब मुझे पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, वो सर्कल के अंदर बन रहा है। सर्कल के अंदर जब राइट एंगल ट्रायंगल बने, याद रख लें, सर्कल के अंदर जब राइट एंगल ट्रायंगल बने यकीनन उसमें लॉन्गर साइड डायमीटर होगी, क्योंकि डायमीटर ही सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर तीन वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे लाई कर रही हैं और उन तीनों को इस्तेमाल करते हुए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब जो लॉन्गर साइड होगी वो डायमीटर होगी। अच्छा, अब इससे क्या फायदा हुआ, ये पता होने से क्या पता चल गया भाई। अब मुझे आगे पूछ रहे हैं, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू पी क्यू एंड आर। पॉइंट्स पी क्यू आर आर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल शो करना था, पाइथागोरस से शो हो गया। अब कह रहा है एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताओ जो पी क्यू और आर से गुजरता है। ऐसा सर्कल विच पासेस थ्रू पी क्यू एंड आर, तो वो पी क्यू आर से अगर गुजरता है तो यकीनन, और 90 डिग्री बन रहा है क्यू पे, लिहाजा पी आर डायमीटर होगा। जैसे ये पिक किया आपने, फौरन आपको जहन में आना चाहिए कि पी आर का जो मिड पॉइंट है वो मेरा सेंटर होगा। सेंटर सी जो है, दैट वुड बी द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो पी आर का आपने जो है मिड पॉइंट निकाला, पी और आर के कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे, पी और आर के कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2। 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 8/2 हो गया 4, 10/2 हो गया 5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर 4, 5। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 5। सही है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर 4, 5। जैसे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, रेडियस क्या है भाई, तो आपको तो पी आर की लेंथ पहले ही पता थी, पी आर वॉज डायमीटर। डायमीटर की जब लेंथ पता थी, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, 10 डिवाइड बाई 2, रेडियस 5 आ गया। रेडियस 5 है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - 4 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर व्हिच इज 25। एंड देयरफॉर वी हैव बीन सक्सेसफुली एबल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जी जनाब, बात समझ आ रही है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल हम कैसे निकाल रहे हैं, ये बात समझ आ रही है। तो याद रख लें, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बने सेटिस्फाई करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। और अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल सर्कल के अंदर बन रहा होगा, इसका मतलब लॉन्गेस्ट साइड डायमीटर होगी, और उसके दोनों वर्टिसेस का मिड पॉइंट निकाल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और उसकी लेंथ को हाफ करके रेडियस आ जाएगा, जैसे कि इस सवाल में हुआ। देखो बात सुनो, तीन लेंथ है ना, एक है पी आर, एक है क्यू आर, और एक है पी क्यू। सफा वी हैव थ्री लेंथ्स, राइट। इनमें सबसे लंबी लेंथ कौन सी है, पी आर इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर पी आर लॉन्गेस्ट साइड है, तो पी और आर में से जो लंबा सबसे लंबी साइड होती है, वहां तो जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 नहीं होता ना, लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल 90 होता है ना। ये बात आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है। तो डू वी हैव द कॉन्सेप्ट क्लियर कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका एंगल भी सबसे लॉन्गेस्ट होता है। लॉन्गेस्ट साइड का एंगल भी लॉन्गेस्ट होता है, मतलब ग्रेटेस्ट होता है। जो साइड लॉन्गेस्ट होगी उसका एंगल ग्रेटेस्ट होगा। सबसे बड़ा एंगल सबसे बड़ी लंबी साइड के सामने होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं होता राइट एंगल में, क्योंकि तीन एंगल्स का सम 180 होता है। जब एक ही एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों का तो सम मिला के 90 है। इसका मतलब बाकी दोनों एंगल्स तो 90 से छोटे हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्यों हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, क्योंकि राइट एंगल उस ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल होता है, इसलिए उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है। तो क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है, यहाँ वो पी आर है, पी आर इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो पी आर के सामने वाला जो एंगल होगा वो सबसे लंबा होगा।
ग्रेटेस्ट होगा, एंड दैट इज 90 डिग्री। तो इसीलिए पी आर के सामने 90 डिग्री सही है। मैंने बिल्कुल वाजे क्रिस्टल क्लियर कर दिया। अगर किसी को कंफ्यूजन बाकी थी तो भी मैंने बता दी बात। अब मुझे बता दें, इज इट क्लियर, लिख भी लें, और लिख भी लिया होगा तकरीबन, क्लियर एंड डन का की एक्नॉलेजमेंट दे दें तो आगे बढ़ जाए। ओके जी, चलिए जी, ये हमारा एग्जाम्पल 8 मुकम्मल हो गया। मूविंग ऑन टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 9। अच्छा जी, अब सुने। द पॉइंट्स ए 7,1, बी 7,9 एंड सी 1,9 आर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, उस पे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। ए वाला पॉइंट है, बी वाला पॉइंट है और सी वाला पॉइंट है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अच्छा, यूजुअली एक बार जहन में बिठा लें, मैंने जब आपको एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल बताई थी तो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड passes through the center. The perpendicular bisector of a chord passes through the center. किसी भी chord का perpendicular bisector center से गुजरता है। तो whenever you have been given three coordinates, 3 points, the 3 coordinates which lie on 3 points which lie on the circle. You have been given the coordinates of 3 points which lie on the circumference of a circle. So what you can do, you can find the equation of any two perpendicular bisectors, and you know that perpendicular bisector of a chord passes through the center. लिहाजा जब किसी भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से गुजरेंगे। इसका मतलब अगर मैं तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन भी निकाल लूं, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो तीनों सेंटर पे मिलेंगे। इसका मतलब उन तीनों में से किसी दो को भी साइमल्टेनियस सॉल्व करूंगा तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हासिल हो जाए तो रेडियस निकालना तो वैसे ही आसान है। सर्कमफ्रेंस का कोई भी पॉइंट लेकर सेंटर से उसकी डिस्टेंस निकाल लें तो रेडियस आ जाएगा। तो ये उसूल होता है। प्रॉपर्टी क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर। यही बात मैंने लिखी हुई है। ए बी, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ कॉर्ड ए बी, कॉर्ड बी सी एंड कॉर्ड ए सी। कॉर्ड ए बी है, उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सीख चुके हैं।
कि किसी भी दो पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने का मतलब है ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी कर रही हो। तो उसके लिए स्टेप्स क्या थे? ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर ए बी का ग्रेडियंट निकालेंगे, ए बी के ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे ताकि उससे परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट आ जाए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट निकालने के लिए नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल ग्रेडियंट को और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करते हुए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आ जाए। अच्छी खासी एफर्ट लगती है, 3-4 नंबर की मेहनत होती है। पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी, इसी तरह दूसरे की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ये स्टेप जहन में बिठा लें। Whenever you have been given the coordinates of 3 points that lie on the circumference of a circle and you need to find the equation of the circle, you first need to find the coordinates of center. And for that, find the equation of any two perpendicular bisectors and solve them simultaneously. So this is the second step. Solve the two equations simultaneously to find the coordinates of center. और फिर रेडियस निकालने के लिए रेडियस निकाल सकते हैं यूजिंग द सेंटर and any one point that lies on the circumference to find the radius using distance formula. रेडियस निकाल सकते हैं हम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा जी, नोट किया है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर। ये प्रॉपर्टी लगी है, ये प्रॉपर्टी जो आपको बताई थी एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल लास्ट क्लास में जब मैंने रिवाइज करवाई थी आप लोगों को, जो अपने ओ लेवल और आईजीसीएसई में पढ़ी हुई है। तो नोट आपने देखा था कि उस नोट में है, यही नोट फॉर्म में लिखा हुआ है, उस प्रॉपर्टी का रेफरेंस है, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर। सही है। इसको रेफर इस नोट को इस्तेमाल करते हुए स्टेप नंबर 1 परफॉर्म हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी जबरदस्त, बड़ी बेनिफिशियल। यूजुअली तो यही स्टेप्स फॉलो होते हैं जो मैंने आपको बताया। अच्छा, जब सवाल देखेंगे तो आपको लेट सपोज ये है भी 500 का सवाल मार्च 2021 का, और ये मैंने क्योंकि एक्सप्लेनेशन में पहले डाला हुआ था, मैंने रिसेंट कंपाइलेशन जो की है उसमें भी मार्च 2021 का सवाल होगा। आपके जो कंपाइलेशन है उसके अंदर ये सवाल मौजूद होगा, मार्च 2021 का सवाल है। सही है। आई गेस ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 पेपर वो हो गया, 8 क्वेश्चन नंबर 8 होगा मेरे ख्याल से शायद। आपके जो मतलब जो टॉपिकल के 21 सवाल इक्वेशन ऑफ सर्कल के मैंने कंपाइल किए हैं ना, 2020 से आया इक्वेशन ऑफ सर्कल, उससे पहले नहीं था। तो उस कंपाइलेशन के अंदर ना ये शायद क्वेश्चन नंबर 8 होगा, क्योंकि हर साल इक्वेशन ऑफ सर्कल का एक सवाल आया है। तो 21 पेपर है 2020 से 22 तक, 7 पेपर भी 2020 में, 7 2021 में, 7 2022 में। तो 21 क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ सर्कल के टॉपिकल में है। और मैं आपको ये भी पहले शायद बता चुका हूँ कि पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आता था जिस तरह से, अब उस तरह से सवालात 3 सालों से तो नहीं आए। 2020, 21, 22 के अंदर जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की टेस्टिंग हो रही है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल के हिसाब से हो रही है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल या तो दिया हुआ होता है या निकालना होता है, और उसी के इर्द गिर्द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट घूमते हैं। साइमल्टेनियस सॉल्विंग करनी है या कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं या मिड पॉइंट निकालना है या डिस्टेंस निकालनी है, तो वो सारे मामला जो है सर्कल के अंदर ही हो रहे होते हैं, सर्कल के साथ साथ हो रहे होते हैं। लिहाजा ये 21 क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। आज की एक्सप्लेनेशन के बाद जब मैं एलएमएस पर आज के लेक्चर की एक्सप्लेनेशन को और पास पेपर की फाइल को अपलोड करूंगा, तो आपने अगली क्लास में सवालात अटेम्प्ट करके लाने, आपको अगली क्लास में सवालात अटेम्प्ट करके लाने हैं, और जब मसले मसाइल होंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। सही है। जो भी मसले मसाइल होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इंशाल्लाह, ताकि आपका ये 21 सवाल परफेक्टली सॉल्व हो जाए। 21 क्वेश्चन हैं, इसको बहुत प्रॉपर तरीके से डिटेल में आपने सॉल्व करके इसको सॉर्ट आउट करना है, ताकि ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ एक नसीहत देना चाहता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक नसीहत आपको दी थी, वेन एवर यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज देन ऑलवेज ड्रॉ अ डायग्राम, ताकि विजुअलाइजेशन कर सके। इट्स ऑलवेज बेटर टू विजुअलाइज। कि भाई एग्जामिनर जब कोई चीज कोई सवाल देता है और जब उसका डायग्राम मौजूद नहीं होता, तो उसका रफ डायग्राम बना के आप विजुअलाइज करते हो, सो दैट यू एटलीस्ट नो व्हाट यू हैव टू डू। क्या होंगे स्टेप्स, क्या स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे कि आपका आंसर आए, ये आपको सोचना पड़ता है। तो उसके लिए मैं अब जो सजेशन देने जा रहा हूँ वो 21 क्वेश्चन जो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल के करेंगे उसमें उसको फॉलो करना होगा। याद रखें, इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर मैंने ये ऑब्जर्वेशन की है कि अगर आप बस एवं ही खाली विजुअलाइजेशन करने के लिए डायग्राम बना लेना, जैसे अगर ए बी सी आपने कहीं भी ए लिख दिया, कहीं भी बी लिख दिया, कहीं भी सी लिख दिया, तो मामला बात बनेगी नहीं। जैसे मिसाल है, यहाँ आपने सर्कल बनाया, आपने कहा ये ए है, ये बी है,
ये सी है, अपना ऐसे ही कर लिया, ऐसे ही बना दिया, तो आपको समझ नहीं आएगा करना क्या, शॉर्टकट मिलेगा नहीं आपको, इसी तरह लंबे चक्कर में आप पड़े रहोगे। हाँ, कभी कभार जब लंबा मेथड आएगा तो करना ही पड़ेगा, मतलब स्टेप्स तो यूजुअली यही है, जो स्टेप्स मैंने लिखे हैं स्टेप्स तो यही है, मार्क्स भी ज्यादा होंगे फिर। अब लेट सपोज 3 या 4 नंबर का सवाल है, तो फिर इतनी छोटी सी वर्किंग में काम करना होगा तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए याद रखें ये बात, 21 सवालों में आपने फॉलो करनी होगी। जो 21 सवाल इक्वेशन सर्कल के आप करेंगे, जो अभी अभी तक 21 सवाल आते, आगे इंशाल्लाह आगे आने वाले सालों में मजीद भी कंपाइलेशन करेंगे हम, और बढ़ जाएंगे। अभी तक तो आपके टॉपिकल में 21 सवाल आपको करने होंगे। तो उन 21 सवालात में आपने क्या प्रैक्टिस फॉलो करनी है, आपको ये फॉलो करनी है कि जब भी आप विजुलाइज करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो उसमें आपको ख्याल रखना है कोऑर्डिनेट्स का, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से करेक्ट विजुलाइजेशन करेंगे, मतलब जो कोऑर्डिनेट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कम है वो लेफ्ट पे होना चाहिए, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा है वो राइट पे होना चाहिए, जिसका वाई कोऑर्डिनेट कम है वो डाउन होना चाहिए, जिसका वाई कोऑर्डिनेट ज्यादा है वो अप होना चाहिए। ये आपने इस तरह से इंश्योर करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको मुश्किलात ज्यादा होंगी, फिर जहाँ जो घंटी बजनी चाहिए होगी वो नहीं बज पाएगी। तो घंटी बजाने के लिए जरूरी है कि यू डू करेक्ट विजुअलाइजेशन बाय ड्राइंग एज एक्यूरेट डायग्राम एज पॉसिबल, जितना एक्यूरेट डायग्राम बना सकते हैं बनाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्यूरेसी के लिए बहुत ज्यादा स्केल वगैरह करें, कोऑर्डिनेट्स की प्लेसमेंट सही करेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर विजुअलाइजेशन ने कैसे वंडर्स किए, और ये इतने स्टेप जो आपके सामने लिखे हुए हैं इसको फॉलो किए बगैर काम हो गया, मतलब ये जो मेन इक्वेशन ऑफ फुट पॉइंट और बस निकालने का झंझट था ना, इससे आपका छुटकारा हो गया। अभी ये कैसे हुआ जरा सोचिए। आपने ए के कोऑर्डिनेट्स देखे 7,1, बी के कोऑर्डिनेट्स देखे 7,9, आपको दोनों जगह 7 नजर आया, यहाँ भी आपको 7 नजर आया, यहाँ भी 7 नजर आया, आपको ए का भी 7 नजर आया, आपको बी का भी 7 नजर आया। तो आपको एक बात पता चल गई, जब दो कोऑर्डिनेट्स का एक्स, जब दो पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो, इसका मतलब दे लाई ऑन अ वर्टिकल लाइन। एक्स कोऑर्डिनेट सेम होने का मतलब है कि वो वर्टिकल लाइन पे लाई करते हैं। तो 7,1 होगा नीचे क्योंकि उसका वाई कोऑर्डिनेट कम है, और 7,9 होगा उसके ऊपर। तो अब कहीं भी आप कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट ए लिखेंगे उसके बिल्कुल ऊपर वर्टिकली अबव आप बी लिखेंगे, क्यों भाई, क्योंकि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। अच्छा, इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट बी का 9 है और सी का भी वाई कोऑर्डिनेट 9 है। तो जब दो पॉइंट्स का, दो कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स दिए हों और दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम हो, इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करता है, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करते हैं, इसका मतलब बी और सी हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करते हैं। तो ए जहां होगा उसके बिल्कुल ऊपर बी होगा, और बी और सी हॉरिजॉन्टल लाइन पर होंगे, लेकिन सी लेफ्ट पे होगा क्योंकि सी का एक्स कोऑर्डिनेट कम है और बी का एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा। तो इसका मतलब इसके लेफ्ट पे सी होगा। अब ए के बिल्कुल ऊपर बी है और बी के बिल्कुल लेफ्ट पे सी है, इसका मतलब ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये काम मैं सर्कल के अंदर करूंगा, सर्कल बनाऊंगा तो सर्कल की बाउंड्री पे लाई करेंगे, तो मैंने सर्कल की बाउंड्री पे ये काम किया कि मैंने ए बनाया, ए लिखा, ए के बिल्कुल ऊपर वर्टिकली ऊपर बी, और बी के बिल्कुल लेफ्ट पे सी। तो ए 7,1, बी 7,9, सी 1,9। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, करेक्ट विजुअलाइजेशन से मुझे पता चल गया कि ए बी वर्टिकल लाइन है और बी सी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और जब दो वर्टिकल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह मिल रही हो तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी वर्टिकल होती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। कोई भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का इंटरसेक्शन होगा तो वो 90 डिग्री पे होगा। लिहाजा जब मैंने विजुअलाइजेशन करेक्ट की, ए के ऊपर बी और बी के लेफ्ट पे सी मेंशन किया, तो मुझे फौरन समझ आ गया कि भाई ये तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, लिहाजा 90 डिग्री एंगल बनेगा। अच्छा, जैसे ही आपको पता चला कि एंगल भी 90 डिग्री है, इससे आपको एक और बात पता चली, क्या पता चला, अभी मैंने समझाया ना पिछले सवाल में, अब ये 5 नंबर का सवाल है। जैसे ही आपको पता चला कि 90 डिग्री का एंगल बी पे बन रहा है, आपको क्या समझ आना चाहिए, वेरी गुड, डायमीटर, जबरदस्त। ये समझ आना चाहिए कि ए सी इज द डायमीटर, वेरी गुड हसन। ए सी इज द डायमीटर, क्योंकि एंगल बी जो है 90 डिग्री है, तो सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री एवे ही नहीं बन जाता, सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री डायमीटर बनाता है, लिहाजा ए सी मेरा डायमीटर होगा। इसलिए मुझे पता चल गया ए सी डायमीटर है। अब सोचो ए के और सी के कोऑर्डिनेट्स पता थे, ए सी डायमीटर पता चल गया। अब कौन निकाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन, जरूरत ही नहीं है। ए और ए सी अगर डायमीटर है तो ए और सी को इस्तेमाल करते हुए मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो मैंने यही किया, ए सी का मिड पॉइंट निकाल लिया। तो ए सी का जो मिड पॉइंट है वो है 1+7/2, 9+1/2। 1+7 8, 8/2 is 4, and 9+1 is 10, 10/2 is 5।
4,5 सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4,5, ये वाला पॉइंट है 4,5। अच्छा, रेडियस के लिए आपके पास AC की लेंथ होनी चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आपने AC की लेंथ, ऐसा या तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और A के दरमियान डिस्टेंस निकाल लें, या सेंटर की B से निकाल लें, या सेंटर की C से निकाल लें, रेडियस आ जाएगा। या फिर AC डायमीटर है, AC की डिस्टेंस निकाल लें और उसको हाफ कर दें। तो मैंने AC की डिस्टेंस निकाली 10 आई, उसको हाफ किया, रेडियस 5 आई। ये वर्किंग मैंने नहीं दिखाई, आप दिखा देंगे, वर्किंग दिखा देंगे। अब AC की डिस्टेंस और रेडियस 5 को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन ऑफ, सॉरी, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस 5 को इस्तेमाल करके इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। x-4 होल स्क्वायर प्लस y-5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर विच इज 25। अब यहाँ पर क्या फायदा हुआ, करेक्ट विजुअलाइजेशन से फायदा ये हुआ कि आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया बगैर मेहनत के। वो जो मेहनत थी ना कि दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालना, तो सोचें आप खाली कितनी मुश्किल होती, दो पॉइंट्स के जरिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते। अच्छा, अब अगर यहाँ में AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालता या BC का निकालता तो यकीनन इंटरसेक्ट करते, या AC का भी निकालता। अच्छा, अब AC वर्टिकल लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो y इक्वल टू समथिंग फॉर्म में उसका आएगा। और BC एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक वर्टिकल लाइन होगी, उसका x इक्वल टू समथिंग फॉर्म में, आपका x इक्वल टू k फॉर्म में इक्वेशन आएगा। और AC का निकालते हैं तो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते तो यकीनन वो एक स्लांटिंग लाइन है, तो स्लांटिंग लाइन का फिर ग्रेडियंट भी होता, y भी होता, x भी होता, तो y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में आता। बहरहाल इसकी हमें जरूरत नहीं थी, अगर करेक्ट विजुअलाइजेशन की है तो हमें सारे स्टेप से हम बच गए हैं, हमें कोई ख्वारी की कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हमने समझ लिया कि कैसे सवाल करना है। दिस इज द मेन मेथड दैट आई फॉलो। जी, ये बात समझ आ गई, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, टाइम कम है और हमारा एक्सप्लेनेशन मुकम्मल है, बस थोड़ी सी चीज़ मुझे डिस्कस करनी है। तो ये तो एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया जो पास पेपर का सवाल है, जो आई गेस होपफुली क्वेश्चन नंबर 8 होगा पास पेपर्स का, मतलब मार्च 21 का भी क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का पार्ट A है। और आपके टॉपिकल पास पेपर की नंबरिंग में भी आई गेस ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा, बिल्कुल। 2020 के 7 पेपर, 2021 का पहला ही पेपर है, तो आठवां पेपर है, तो 8वां क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह, आई गेस सही है। तो यहाँ तक मुझे बताएं, बात क्लियर हो गई, इसको कॉपी भी कर लिया है आपने, डन एंड क्लियर लिख दें जल्दी से, शाबाश। अच्छा देखें, अब यहाँ तक हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल नंबर 9 भी मुकम्मल हो गया है। अब एक छोटी सी बात आपको बतानी है, वो ये कि तमाम कॉन्सेप्ट जो मैं क्वाड्रेटिक्स में अप्लाई किया करता था वो मैं यहाँ भी अप्लाई करूंगा। आपको पता है क्वाड्रेटिक्स में हमने पढ़ा था लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व, लाइन और कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करते थे, कर्व की इक्वेशन को लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे, राइट। अब यहाँ क्या होगा, बाज़ औक़ात आप देखेंगे कॉर्ड होगा और सर्कल का इक्वेशन होगा, तो कॉर्ड को और सर्कल को साइमल्टेनियस, जो कॉर्ड है, लेट्स सपोज कॉर्ड की इक्वेशन पता चल गई और सर्कल की इक्वेशन भी पता है, व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, तो आपको ए और बी के कॉर्ड, ए बी में कोऑर्डिनेट्स नहीं पता थे आपको, ए बी के मिसाल है, तो आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे अगर आप कॉर्ड की इक्वेशन को सर्कल की इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियस सॉल्व करें। तो याद रख लें, जैसे सर्कल की इक्वेशन को, जैसे कर्व की और लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करते थे, बिल्कुल उसी तरह अब आपको इस टॉपिक के अंदर लाइन की और सर्कल की इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा। समझ लें सर्कल का इक्वेशन वैसे ही यूज होगा जैसे कर्व का इक्वेशन यूज होता है।
तो टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे मिसाल एक सर्कल है और आपके सामने एक लाइन दी हुई है, सर्कल है और एक लाइन है, वो लाइन कॉर्ड होती है और आपको कह रहा है ए बी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो आपको किसी तरह इसके इक्वेशन निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे? अगर इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे, आपको पता है इसका परपेंडिकुलर बायोमीटर सेंटर से गुजरेगा। तो अगर आप इस लेट सपोज आपको ए बी का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किसी तरह बता दिए गए, और मिड पॉइंट को और सी को इस्तेमाल करते हुए आप इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो ए बी का ग्रेडियंट आ जाएगा। और अगर ए बी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, उसको इस्तेमाल करके ए बी की इक्वेशन आ जाएगी। और ए बी की इक्वेशन को सर्कल की इक्वेशन के साथ सामने सॉल्व करके आप ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो मतलब जो परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट है, साइमन सॉल्विंग वाला कॉन्सेप्ट है, वो सब सर्कल के अंदर हो रहा होगा। सही है। तो कॉर्ड की इक्वेशन को और सर्कल के सर्कमफ्रेंस को, सॉरी सर्कल की इक्वेशन को, कॉर्ड की इक्वेशन को सर्कल की इक्वेशन को सामने सॉल्व करने पे हमारे पास जो कॉर्ड, जो एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। जैसे अगर ए बी इज द कॉर्ड, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कॉर्ड की इक्वेशन को सर्कल की इक्वेशन के सामने सॉल्व करूंगा। तो ये लिखा हुआ है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इन द सर्कल, सॉल्व द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। अच्छा, फिर क्या होता है? ये डिटर्मिनेंट के केसेस होते हैं। तो आपको बताया था लाइन लेट सपोज लाइन के अंदर अननोन कांस्टेंट है, वो होता था ना y इक्वल्स टू 2x प्लस सी है। तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे? गिवन होगा लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। लाइन इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल, ये नहीं बताया गया कि एक पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लिखा हुआ लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द सर्कल, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। जैसे कर्व होता था, अब कर्व की जगह सर्कल लिखा हुआ है, जहां जहां कर्व होता था वहां वहां सर्कल लिखा हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे? टू डिटर्मिन एन अननोन कांस्टेंट, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन में अननोन कांस्टेंट है, तो अननोन कांस्टेंट निकालने के लिए सॉल्व द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली टू फॉर्म वन सिंगल इक्वेशन, जो हम क्वाड्रेटिक में भी लिखवाया था। इस साइमल्टेनियस सॉल्व करके एक सिंगल इक्वेशन बना लेना, और सिंगल इक्वेशन जो बन जाएगा क्वाड्रेटिक होगा, उस पर डिस्क्रिमिनेंट का केस लगा के अकॉर्डिंगली डील करके कांस्टेंट सी निकाल लेंगे, उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज निकाल लेंगे सी की, या कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकाल लेंगे, डिपेंडिंग है टेंजेंसी वाला केस है या कौन सा केस है। तो बॉटम लाइन इज, ये वही चीज है जो क्वाड्रेटिक की हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ी थी, बस वहां पर सर्कल का इक्वेशन नहीं था, वहां कर्व का इक्वेशन था, और यहाँ वही चीज सर्कल के दायरेकार में आ रही है। मतलब अब कर्व के बजाय सर्कल का इक्वेशन आपके पास होगा, और सामने सॉल्व करके उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। और अगर कभी अननोन कांस्टेंट होगा तो डिस्क्रिमिनेंट का केस लगा के आप जो है वो इसको डील कर लेंगे। सही है। विच टू इक्वेशन टू बी सॉल्व साइमल्टेनियसली, इज इट लाइन, इज इट द लाइन एंड सर्कल इक्वेशन? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो लाइन होगी ना सर्कल के अंदर, अगर वो कॉर्ड है लेट सपोज, तो उस कॉर्ड के इक्वेशन को और सर्कल के इक्वेशन को सामने सॉल्व करेंगे तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। या अगर लेट सपोज कोई टेंजेंट बना हुआ है, टेंजेंट को सर्कल को सामने सॉल्व करूंगा तो टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो। सही है। वो जब सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से नमाज का टाइम भी हो रहा है, मजीद एक्सटेंशन नहीं करते, क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। बस याद रखें 21 सवाल आपने करने हैं, और मतलब एज मच एज पॉसिबल करने हैं इंशाल्लाह। और उसके लिए आपने ये इंश्योर भी करना है कि आप अटेम्प्ट करके लाएं, मसले होंगे आप लेकर आएंगे इंशाल्लाह, नोट डाउन करके लेकर आएं, और मैं पीडीएफ इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा एलएमएस पर, वहां से आप फैसिलिटेट हो जाएंगे। विजुअलाइजेशन करेक्ट करनी है 21 सवाल में। जब विजुअलाइजेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन के बगैर सवाल मत कीजिएगा। सर्कल की एक्यूरेट ड्राइंग, मतलब ड्राइंग करें इस तरह से कि कोऑर्डिनेट्स की प्लेसमेंट बिल्कुल सही तरह से करें, उनकी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को देखते हुए सही विजुअलाइजेशन करें, उसके बाद सवाल सॉल्व करें, इंशाल्लाह से बहुत फायदा होगा। इंशाल्लाह मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली क्लास में हम मुलाकात करते हैं और सवालात के मसले मसाइल को डील करते हैं। सवाल जरूर करके लाइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।